हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण विवरण को देखने वाले हैं और साथ में वे तथ्य भी देखेंगे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें उनके पूछने की उम्मीद बनी हुई रहती है। आइए तो हम अपना इतिहास का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्लास, भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विविधता नहीं है। विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित ढंग से एक समान विकसित हुई है। इन तीनों स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सीजे थॉमसन। इन्होंने 1836 में कोपेनहेगन संग्रहालय से प्राप्त उपकरणों के आधार पर इन्होंने इसे 3 भागों में बांटा, जैसे पाषाण, कांस्य एवं लौह। अतः यह समय के साथ इन अंतरों को दर्शाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि भारत में ही, अगर हम भारत में ही देखें तो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत दोनों में जो हथियारों के प्रकार थे, यहाँ पर उत्तर भारत में चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति विद्यमान थी। वहीं दक्षिण में हस्त कुठार संस्कृति विद्यमान थी। दोनों समान समय की बात की जा रही है। निम्न पुरा पाषाण काल में दोनों संस्कृतियां एक साथ रह रही थी, लेकिन दोनों के शिल्प विज्ञान में विभिन्नता थी। अतः यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित ढंग से एक समान विकसित हुई, यह कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि एक समान अभी सामने ही दिख रहे हैं कि नहीं है। तो अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। पाषाण युग में मानव द्वारा प्रयुक्त पाषाण उपकरणों के आधार पर विभिन्न कालखंडों में पाई जाती है, इसकी क्षेत्रीय स्तर पर विविधता दिखाई देती है। एक व्यक्ति का मैंने आपको नाम बताया, थॉमसन महोदय, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर, और पाषाण, कांस्य और लौह में इन्होंने विभाजित किया था। क्षेत्रीय विविधता अवश्य पाई जाती है, जैसा मैंने आपको उदाहरण के स्वरूप बताया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति समझने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। तो प्रागैतिहासिक काल, इसको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण की बात करें तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। अगर निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति की बात करें, जो उपकरणों की संस्कृति थी वह थी चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति। वहीं दक्षिण भारत में थी हस्त कुठार संस्कृति। वहीं मध्यपुरा पाषाण की बात करें तो यह थी फलक संस्कृति। वहीं उच्च पुरा पाषाण की बात करें तो यह थी ब्लेड एवं ब्यूरिन
संस्कृति। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यह थे लघु उपकरण काल। लघु उपकरण जिसे हम लोग उपकरण जिसे हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं, माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो इस दौरान पालिशदार उपकरण प्रचलित थे। पॉलिशदार उपकरण प्रचलित थे। अतः फलक संस्कृति हमें मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या सेम दी हुई है। हाँ, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा आप लोग, प्रोफेसर एच डी संकलिया ने इसका नामकरण किया था। साथ में एच डी संकलिया एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं, वह है कि भारत में वैज्ञानिक विधि से उत्खनन के लिए, वैज्ञानिक विधि से उत्खनन के लिए। बाकी वही निम्न पूरा पाषाण काल हैंडेक्स और क्लीवर, मध्य पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण का ब्लेड एंड ब्यूरेन संस्कृति। आइए आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? अभी मैंने बताया आपको, सीजे थॉमसन महोदय ने 1836 में। जॉन लुबॉक की बात करें तो जॉन लुबॉक यह भी एक इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स और इन्होंने इस पुस्तक में सबसे पहली बार नवपाषाण एवं पूरा पाषाण जैसे शब्दों का उल्लेख किया था। गार्डन चाइल्ड की बात की जाए तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण को अन्न उत्पादक संस्कृति या नवपाषाणिक क्रांति कहा था। नवपाषाणिक क्रांति कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए जॉन लुबॉक के बारे में, जिन्होंने ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक यानी पूरा पाषाण और नवपाषाण की बात की। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति या अन्न उत्पादक संस्कृति की बात की। और जॉन लुबॉक की पुस्तक का नाम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। 1836 में सीजे थॉमसन महोदय ने पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह पालिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। अभी हमने ऊपर देखा कि पालिशदार उपकरणों का प्रयोग नवपाषाणकालीन लोगों ने किया। नवपाषाणकालीन लोगों ने किया। पशुपालन का प्रारंभ भी नवपाषाणकालीन लोगों ने किया। नवपाषाणकालीन लोगों ने किया। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। यह मध्य पाषाणकालीन की विशेषता थी। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव क्वार्टजाइट पत्थर के बने टुकड़ों से कोर उपकरणों जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और गंडासा जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। पालिशदार का प्रयोग अभी मैं बताया था कि नवपाषाणकालीन लोगों की विशेषता थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी घाटी के भूवैज्ञानिक जमाव को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर हम जमाव की बात करें तो जमाव वह थे जब हथियार बनाते समय जो उनके छिलके गिरते थे वह इकट्ठे होते होते एक टीले के रूप में बन गए, जिन्हें इन लोगों ने जमाव का नाम दिया। अतः अगर हम इन चारों जमाव में देखें तो सबसे प्राचीन जमाव है वो सिहावल जमाव है, प्राचीन जमाव, और खतौनी जमाव है वो सबसे नवीन जमाव है। तो इस हिसाब से अगर 4 और 2 को देखें तो 4 और 2 बी में स्थित है। इस कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब इसको सीधा देख सकते हैं। सिहावल जमाव सबसे प्राचीनतम, खतौनी जमाव सबसे नवीन, पटवारा जमाव और बाघोर जमाव। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिहावल एक पूरा स्थल है। यह निम्न पूर्व पाषाणकालिक संस्कृति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सोन नदी घाटी का सिहावल स्थल निम्न पूर्व पाषाणकालिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले कि यह हथनौरा से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर यह है। खोजकर्ता कौन थे इसे? खोजकर्ता तो यह थे अरुण सुनकिया। अरुण सुनकिया। वहीं समय की बात की जाए तो 5 दिसंबर 1982 में इन्होंने हथनौरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से प्राप्त किया था। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। तो 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सुनकिया ने होशंगाबाद हथनौरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी प्राप्त की थी। यह मानव होमो इरेक्टस प्रजाति का था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि यह नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वह नर्मदा घाटी में। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसकी खोज अरुण सुनकिया ने 1982 5 दिसंबर को की थी, जो कि होमो इरेक्टस प्रजाति का था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो यह थोड़ा विवादित प्रश्न था, जिसको बाद में आयोग ने स्क्रैप कर दिया था। इसका सही उत्तर है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे और इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। याद रहे, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। आइए और इनके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत और जानें तो इन्होंने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम उपकरण हस्त कुठार खोजा था। इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था विलियम किंग, जिन्होंने अतिरपक्कम से एक और हस्त कुठार ढूंढा था, हस्त कुठार प्राप्त किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब ढूंढा था? अभी अभी हमने पढ़ा कि 1863 13 मई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ वही है जो मैंने आपको बताया, कुछ जानने लायक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है? फिर से प्रश्न कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो यह है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक, अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक पुरातत्व नहीं, भारतीय पुरातत्व का जनक। यहाँ ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, वहीं यह ध्यान देंगे तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक की बात की जा रही थी। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के जनक की बात की जा रही है। तो ASI की स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। ASI की स्थापना 1861 में की गई थी, 1861 में की गई थी। और यह किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अतः भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। हालांकि बाद में जाकर जॉन मार्शल ने इसका पुनः उत्थान किया था, लेकिन इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च पुरापाषाणकालीन युग की हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है बेलन नदी घाटी से। मातृ देवी की प्रतिमा में थोड़ा कैच है कि कुछ इतिहासकार इसे वाणाग्र मानते हैं। वाणाग्र यानी बाण का अगला हिस्सा, जो कि हड्डी से बना था और किसी अलग तरीके से टूट गया, लेकिन दिखने में किसी मूर्ति की तरह लगता, अतः इसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई। तो यह कहाँ से प्राप्त होती है? बेलन नदी घाटी, प्रयागराज से।
राज से। आइए इस व्याख्या देख लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील से बेलर नदी घाटी के लोहंदा नाला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लोहंदा नाला के क्षेत्र से उच्च पुरा पाषाण काल के भू तात्विक स्तर से बनी हड्डी की मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? अब ये थोड़ा सा पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न हो जाता है। तो गंधर्व, यक्ष और किन्नर पौराणिक किताबों में इनके नाम मिलते हैं, अतः इन हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में इनको गिना जाता है। लेकिन शक जो थे यह मध्य एशिया के निवासी थे जो पश्चिमोत्तर भारत में आकर बस गए थे, अतः शक इसका सही उत्तर हो जाएगा। शक यहाँ देखिए कि ये पश्चिमोत्तर भारत के रास्ते प्रथम शताब्दी में भारत में आए थे, जो कि एक मध्य एशियाई विदेशी ऐतिहासिक जाति थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण में आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे। एक है आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में। दूसरा है बागोर, बागोर जो है राजस्थान में। जब भी मध्य पाषाण काल के पशुपालन की बात हो तो हमेशा इन्हीं दो उत्तरों को ढूंढा जाता है। तो हमारे पास है बागोर, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बागोर। बागोर भीलवाड़ा जिले के राजस्थान में स्थित है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मुख्यतः इन्हीं दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। अभी अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होने शुरू होते हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। आइए देखते हैं कि मध्य पाषाण काल शिकार एवं खाद्य संग्रह की अवस्था से पशुपालन की अवस्था की ओर संक्रमण का काल था और मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है, मैंने आपको बताया था, एक आदमगढ़, दूसरा बागोर। बागोर है नहीं इसमें, तो हमारा उत्तर हो जाएगा आदमगढ़। अब मध्य पाषाणी कुछ स्थलों की बात करते हैं। तो एक हमारा लंगनाज है जो गुजरात में है, जो 14 मानव कंकाल और गर्त चूल्हे मिले थे। चोपनी वानो जो कि इलाहाबाद में है, जो कि मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कुछ और मध्य पाषाण कालीन स्थलों के नाम याद रखें तो हम, एक है सराय नहर राय, सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा, बीरभानपुर, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और बाकी ये तीन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्राप्त होते हैं, जो मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं। याद रहे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह मध्य पाषाण कालिक स्थल है। आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। अभी अभी मैंने बताया कि मध्य पाषाण कालिक स्थल है, तो मध्य पाषाण कालिक और मध्य पर दो जगह है। लेकिन ये बिंद क्षेत्र का, तो बिंद क्षेत्र से कोई संबंधित नहीं है, ये गंगा नदी घाटी, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है वो गंगा नदी घाटी में पड़ता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सराय नहर राय और मैदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गंगा नदी घाटी के मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त होते हैं? तो हड्डी से बने आभूषण जहाँ जहाँ प्राप्त होते हैं वह हैं मैदहा, दमदमा और सराय नाहर राय। इन तीनों स्थानों से हमें हड्डी के बने ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा महदहा और सराय नाहर राय। आइए इसकी व्याख्या देखें तो महदहा से अत्यधिक मात्रा में हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त होते हैं। स्त्री व पुरुष के साथ दफनाए जाने वाले युगल समाधि के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। और मृग सिंह, हिरण के सिंग के बने छल्लों की माला भी मिली है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं हमें दमदमा से। दमदमा की बात करें तो यहाँ से 41
समाधान प्राप्त होते हैं, जिनमें से 35 में एक एकल समाधान था, 5 में युगल समाधान था और एक कब्र ऐसा था जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले, जो कि प्रश्न पूछा है। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? तो दमदमा से मिलते हैं। आइए, 35 कब्रों में एकल समाधान, 5 कब्रों में द्विमानव समाधान और एक कब्र में 3 मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं अगर सराय नहर की बात की जाए तो एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल मिले हैं। अगर युगल की बात की जाए, युगल यानी स्त्री पुरुष की, तो यह हमें महदहा से मिलता है, महदहा से प्राप्त होता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सबसे पहली बात कि ये उगाया हुआ धन नहीं है, या जंगली धान की बात करता है। तो जंगली धान का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो मिलता है वो हमें चौपनी मांडो से मिलता है, जो कि प्रयागराज में है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हो। तो चौपनी मांडो से जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए थे? यहाँ किसी कब्र से नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ शैलाश्रय यानी गुफा से पूछा जा रहा है। तो एक गुफा में स्थित सर्वाधिक मानव कंकाल हमें लिखैया से प्राप्त होते हैं। कुल 17 मानव कंकाल। कुछ विशेषज्ञ इसे 27 भी मानते हैं, लेकिन 17 आइडियल है जो माना गया है। आइए देखते हैं कि लेखैया में 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो ये भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे वी.एस. वाकाटकर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो भीमबेटका से लगभग 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और इसकी खोज वी.एस. वाकाटकर ने की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को खोजा था? तो पहली बार इन्होंने वी.एस. वाकाटकर ने इसे ढूंढा था। वहीं अगर प्रश्न पूछता कि भारत में पहला शैल चित्र कहाँ और किसने ढूंढा था? तो वह मिर्जापुर में आर्चीबाल्ड कार्वाइल ने ढूंढा था। और यह 1880 में ढूंढा था। अतः इससे एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा कि भारत में जो पहला शैल चित्र जो ढूंढा गया था वह आर्चीबाल्ड कार्वाइल के द्वारा मिर्जापुर के गुफाओं में ढूंढा गया था, जो कि 1880 में था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, इसीलिए इसे अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृति कहा। तो विश्व स्तर पर खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ है और मानव उपभोक्ता से उत्पादक की ओर अग्रसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन का अर्थ है घर बना कर रहना, कृषि करना एवं पशुपालन करना। तीनों एक ही जगह हो रही, वो अस्थायी जीवन के प्रमाण की जानकारी देता है। तो इसमें अगर हम देखें तो मेहरगढ़ एक लौता ऐसा स्थल है जो अस्थायी जीवन का प्रमाण यहाँ से
प्राप्त होता है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास के आयताकार मकानों के अवशेष तथा अस्थायी ग्रामीण जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? तो वह था जौ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अस्थायी जीवन तभी संभव हो पाएगा जब कृषि होगी, पशुपालन होगा और घर होगा। तो व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त होगा, तो वह है हमारा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम व्यवस्थित कृषि प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी वहीं मेहरगढ़ से ही प्राप्त होंगे हमें, तो उसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से नवपाषाणिक काल में जौ, मवेशी, भेड़, बकरी पालना आदि के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले? फिर से वही सवाल, तो इसका भी आंसर मेहरगढ़ ही हो जाएगा। सिंधु एवं बलूचिस्तान सीमा पर कच्छ के मैदान में स्थित मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं और जौ की खेती के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ इकलौता है जो नवपाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का क्रमिक जीवन का प्रमाण मिलता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वही जहाँ स्थायी जीवन होगा, कृषि होगा, प्राचीन तो वहीं से हमें प्राचीनतम पालतू भैंस के बारे में पता चलेगा, तो वह थी मेहरगढ़। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लहुरादेव, जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और यहाँ से गंगा घाटी के धान के सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व कोल्डियावा था, लेकिन नए डेटा के अनुसार सबसे प्राचीनतम धान लहुरादेव से प्राप्त होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? सबसे पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती की पूछा है, तो इसमें गंगा घाटी भी नहीं दिया हुआ, संत कबीर नगर भी नहीं दिया, लहुरादेव भी नहीं दिया हुआ। तो इससे पहले जो था वह कोल्डिहवा था, जो कि इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता, जो कि बिंद क्षेत्र से संबंधित था। तो बिंद क्षेत्र से। आइए इसको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज में स्थित बिंद क्षेत्र में बोयलन नदी घाटी में कोल्डिहवा नवपाषाणी पुरातत्व स्थल है, जहां लगभग 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो चावल के उत्पादन के, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, जो कि है संत कबीर नगर। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो हालांकि इसने उत्तर बेलन घाटी माना हुआ है, लेकिन अगर नए डेटा के अनुसार देखें तो मध्य गंगा घाटी के अंतर्गत लहुरादेव विकल्प में स्वतंत्र न हो तो बेलन घाटी को माना जा सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर लहुरादेव ही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गुफ कराल हमारे कश्मीर घाटी में स्थित है। यह किस लिए जाना जाता है? तो गर्ता, वास, हड्डी से बनी सुई इत्यादि के लिए जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल तहसील में यह पड़ता है और इसकी खोज A.K. शर्मा द्वारा की गई थी।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव समाधानों मानव समाधानों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है हमें बुर्जहोम से। बुर्जहोम किसके लिए जाना जाता है? तो गर्तावास और मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य। इसकी खोज एच.डी. टेरा और पीटरसन द्वारा की गई थी। बुर्जहोम का अर्थ होता है बुर्ज के वृक्ष का स्थान, और यहाँ की विशेषताएं हैं गर्त निवास, हड्डी के पालिशदार सुए वाणाग्र और लाल गेरू रंग के मानव कंकाल, और साथ में मालिक के शव के साथ उसके साथ पालतू कुत्ते या भेड़िए भी दफनाए जाते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं हमें बुर्जहोम और गुफकराल से। कुचई और महगड़ा से तो हमें कुछ नहीं मिलते, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। बुर्जहोम और गुफकराल दोनों स्थानों से कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गर्त निवास बनाए जाते थे, जिसके साक्ष्य में बुर्जहोम और गुफकराल से मिलते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सबसे पहली बात समझने की कि राग का टीला क्या होता है। राग का टीला दक्षिण भारत में जब पशुपालन प्रारंभ हुआ, पशुपालन दक्षिण भारत में तो जो पशुओं के जो गोबर इकट्ठा होते थे वे उन्हें साल भर इकट्ठा करते थे और उन्हें वर्ष के अंत में उत्सव के तौर पर जला दिया जाता था, जिस कारण से राख का टीला बन जाता था। और ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह संस्कृति पूरी की पूरी दक्षिण भारत की है। यह ऐसी कोई भी चीज़ उत्तर भारत में हमें नहीं प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है? बुधिहाल और संगनकल्लू दोनों स्थानों से। वैसे तो ये बहुत सारे स्थानों से प्राप्त होती है, जैसे संगनकल्लू, पिक्कीहल, बुधिहाल, उतनूर और पलवाय। लेकिन हमें याद क्या रखना है? संगनकल्लू, पिक्कीहल, ये दोनों हमें किसी भी हालत में याद रखने हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित है? अभी मैंने बताया कि दक्षिण भारत में प्राप्त हुए, तो ये दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंधित होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, उत्तर से दक्षिण तक उन्हीं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, सबसे ऊपर है बुर्जहोम, यस। उसके नीचे आपका भीमबेटका, क्यू, जो मध्य प्रदेश में होते हैं। उसके नीचे कर्नाटक, पिक्कीहल, आर, और उसके नीचे अतिरपक्कम, मद्रास, जो कि अंत में है। तो SQ RP SQRP हमारा डी आंसर सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुर्जहोम, सैलकिट देव मंदिर, चंद्रकेतु, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ। बुर्जहोम गर्तावास के लिए जाना गया है, ना कि सैलकिट देव मंदिर के लिए, तो यह गलत हो जाता है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला यह पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला कला केंद्र है, जो कि कुषाण कालीन है, तो यह सही हो जाता है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, गणेश्वर जो कि एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो कि राजस्थान से प्राप्त होती है, अतः यह भी सही हो जाता है। तो पहला छोड़ के बाकी 2 हमारे उत्तर सही हैं। बुर्जहोम गर्त निवास के लिए प्रसिद्ध था, ना कि मंदिर हेतु। चंद्रकेतुगढ़ शुंग कुषाण युगीन टेराकोटा पक्की मिट्टी कला हेतु प्रसिद्ध था। गणेश्वर कांताली नदी पर ताम्र पाषाणिक एक स्थल था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहते हैं? यह ताम्र पाषाण का सीधा इंग्लिश रूप है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक युग को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है, यह हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद जो हमें मृदभांड मिले थे, उनके आधार पर गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, अतः इसका सही उत्तर हस्तिनापुर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया?
तो मध्य पाषाण काल में तो मृदभांड थे ही नहीं। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। चाक का आविष्कार हुआ था। वहीं लौह युग बहुत बाद की बात है, और ताम्रपाषाण एक ऐसी अवस्था थी जहां सबसे पहले मृदभांडों को चित्रित किया गया था। तो ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने सर्वप्रथम अपने मृदभांडों पर चित्रकारी कला करना प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। जो बृहद पाषाण स्मारक थे, इनकी पहचान मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई। यह भी एक दक्षिण भारतीय परंपरा थी। दक्षिण भारतीय परंपरा थी। इसमें लोग बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मृतकों के अवशेषों, हड्डी या फिर राख को दफनाते थे, और साथ में उनके बहुत सारे हथियार, उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि रख देते थे। तो इसे मेगालिथिक भी कहा जाता है। इसमें उनके दैनिक उपयोग के बर्तन, लोहे, हथियार, उपकरण आदि रखे जाते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां मुख्यतः संबंधित हैं। अभी बताया, तो यह लौह काल से। अभी मैं देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोहे के हथियार और उपकरण भी रखे जाते थे, तो जाहिर सी बात है यह लौह युगीन बात होगी। तो लौह काल से। आइए उसका उत्तर देख लेते हैं। डी, लौह काल से। महापाषाणिक संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से लौह काल से है। इन कब्रों में प्रचुर मात्रा में औजार जैसे कुल्हाड़ी, तलवार, त्रिशूल, बाणाग्र आदि प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। वे लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं। अगर इन कथनों पर विचार करें तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह स्टेटमेंट गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, बिल्कुल सही है। और यह काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले, यह भी बिल्कुल सही है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ACD। इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। ये लोग चावल से परिचित थे। राजस्थान के उदयपुर जिले की बनास नदी में स्थित आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता था। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे एवं धातु के उपयोग इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ये लोग चावल, गेहूं, ज्वार आदि से भली भांति परिचित भी थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रस्तर के उपकरण प्राप्त नहीं हुए? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आहाड़, जो कि ताम्रपाषाणिक एक स्थल था, लेकिन यहाँ तांबे का काम ज़्यादा होता था, जिससे यहाँ पे सभी वस्तुएं तांबे की मिली, ना कि पत्थर के। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, गलानी भट्टियाँ तो मिली, लेकिन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का अभाव पाया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीरभानपुर, उज्जैन, कायथा, आहाड़। अगर हम आहाड़ की बात करते हैं तो यह बनास संस्कृति से संबंधित थी। कायथा जो थी वह एक ताम्र निधि थी। तो अतः 4 का 1 सी का 2, 4 का 1 सी का 2, ठीक है, हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण के लिए जाना गया और उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा के लिए जाना गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष हमें नवादा टोली और माहेश्वर से प्राप्त होते हैं। यह दोनों स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नवादा टोली और माहेश्वर एरण, नागदा मालवा संस्कृति के प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताम्रपाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यह परंपरा आज भी वर्तमान में भी विद्यमान है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर आज भी किसी मृतक के सिर को
उत्तर की ओर, उसके पैर को दक्षिण की ओर रखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव की बात करें तो यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के घोड़ नदी के तट पर स्थित है। यह प्रमुख ताम्रपाषाणिक जोरवे संस्कृति का स्थल है। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे पास 3 संस्कृतियां हैं, मालवा संस्कृति, बनास संस्कृति, बनास और जोरवे। यह महाराष्ट्र में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह तीनों ताम्र पाषाणिक स्थल है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति से संबंधित नहीं है? जोरवे संस्कृति अभी अभी मैंने आपको कहाँ बताया? महाराष्ट्र में। तो इससे संबंधित हमें चीज़ों को ध्यान देना है कि प्रवरा और गोदावरी नदी घाटी इसका मूल क्षेत्र थी, यह बिल्कुल सही है। मुख्य स्थल दाइमाबाद इनाम गांव जोरवे है, यह भी बिल्कुल सही है। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, यह भी बिल्कुल सही है। व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक से उजड़ गईं, यह कथन गलत हो जाता है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी भारत के मध्य पाषाण की ताम्र पाषाणिक बस्तियां लुप्त हो गई, परंतु जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक बनी रही। इसलिए यह कहना गलत हो जाता है कि सभी बस्तियां अचानक से उजड़ गई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो हमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ेगा, एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बहुत सारे स्थानों का उत्खनन कराया था। अतः एच.डी. सांकलिया, इनके बारे में एक बात और कि इन्होंने फलक संस्कृति को नाम दिया था। फलक संस्कृति का नामकरण किया था तथा भारत में वैज्ञानिक रूप से उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवादा टोली आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ हमारा पहला पड़ाव समाप्त होता है। हमने पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इससे जुड़े जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अब हम अगले अध्याय में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।